तो चलिए सीधे चलते हैं 24 दिसंबर 1999 को। जगह है काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्लाइट IC 814 दिल्ली के लिए बस एक 1.25 घंटे की बिल्कुल रूटीन उड़ान भरने को तैयार है। प्लेन में 178 यात्री हैं। कई लोग नेपाल में छुट्टियां मनाकर नए साल के लिए घर लौट रहे हैं। माहौल एकदम हल्का फुल्का है। प्लेन उड़ता है और भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होता है। चीफ स्टूवर्ड अनिल शर्मा पायलटों को कॉफी देने के लिए कॉकपिट में जाते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो कॉकपिट का दरवाजा बंद होने से पहले ही उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। बिल्कुल। एक नकाबपोश चश्मा पहने आदमी उनके सामने खड़ा है। अनिल शर्मा अपनी सीट की तरफ इंटरकॉम के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तभी एक और अपहरणकर्ता कॉकपिट में घुस जाता है। हाँ, और देखते ही देखते 4 और भारी हथियारों से लैस अपहरणकर्ता प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं। वो चिल्लाते हैं, खाना नीचे फेंको, अपनी सीटों के नीचे छिप जाओ, और बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा माहौल दहशत में बदल जाता है। पर ये कोई आम घबराहट नहीं थी, है ना? अपहरणकर्ताओं का तरीका बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। हाँ, यही तो बात है। ये कोई शौकिया काम बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से उन्होंने बंदूकें, चाकू और ग्रेनेड प्लेन में स्मगल किए, जिस तरह उन्होंने कॉकपिट पर एक साथ एक ही पल में कब्जा किया, सब कुछ एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह सुनियोजित था। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। अपहरणकर्ता पायलट कैप्टन देवी शरण को पश्चिम की ओर लाहौर पाकिस्तान जाने का आदेश देते हैं। अब यहाँ कैप्टन देवी शरण के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, क्योंकि कारगिल युद्ध को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। और यहीं पर कैप्टन शरण की सूझबूझ और हिम्मत देखने को मिलती है। उन्होंने 2 बहुत जरूरी काम किए। पहला, उन्होंने अपहरणकर्ताओं को बताए बिना एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर चालू कर दिया। 1 मिनट, ये ट्रांसपोंडर काम कैसे करता है? क्या इससे बस एक सिग्नल जाता है कि सब गड़बड़ है? हाँ, बिल्कुल। ये एक खास कोड 7500 भेजता है, जिससे दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपहरण के सिग्नल के तौर पर पहचानते हैं। ये एक तरह का डिजिटल SOS है। अच्छा, मतलब एक साइलेंट अलार्म। बिल्कुल। और इसी वजह से भारतीय अधिकारियों को तुरंत पता चल गया कि विमान हाईजैक हो चुका है। दूसरा, उन्होंने प्लेन की स्पीड लगभग 40% कम कर दी, ये बहाना बनाकर कि ईंधन कम है, ताकि समय मिल सके। हाँ, उनका मकसद था समय हासिल करना, ताकि प्लेन जहां भी उतरे भारतीय सुरक्षा बलों को तैयारी का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। और जब लाहौर ATC ने प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं दी, तो कैप्टन ने अपहरणकर्ताओं को अमृतसर में उतरने के लिए मना लिया। उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी कि विमान में ईंधन भरवाया जाएगा। यात्रियों में एक उम्मीद जगी कि शायद ये ड्रामा अब खत्म हो जाएगा। लेकिन अमृतसर में जो हुआ वो इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं महंगी गलती हुई। दिल्ली में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मतलब CMG बैठी थी, CMG, हाँ, उन्होंने अमृतसर की लोकल फोर्सेस को एक्शन लेने की इजाजत ही नहीं दी। क्यों? उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली से NSG कमांडो के आने का इंतजार किया जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये CMG यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आखिर है क्या? और दिल्ली से NSG का इंतजार करना, क्या ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। CMG एक हाई लेवल बॉडी है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, खुफिया एजेंसियों के चीफ सब होते हैं। सिद्धांत में तो ये बेस्ट टीम है, लेकिन यहाँ उनकी दिल्ली में बैठकर फैसला लेने की प्रक्रिया ही सबसे बड़ी अड़चन बन गई। मतलब प्रोटोकॉल फॉलो करने के चक्कर में? हाँ, प्रोटोकॉल कहता है कि सबसे अच्छी टीम को भेजा जाए, जो NSG है, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि आपके पास समय नहीं था। अपहरणकर्ता किसी प्रोटोकॉल का इंतजार नहीं करने वाले थे। अमृतसर में पंजाब पुलिस के कमांडो तैयार थे, लेकिन उन्हें एक्शन की इजाजत नहीं मिली। और इसी इंतजार ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बिल्कुल। फ्यूल टैंकर को जानबूझकर प्लेन के रास्ते में खड़ा किया गया ताकि वो उड़ ना पाए, लेकिन वो भी बहुत देर से पहुंचा। और उस देरी ने अपहरणकर्ताओं को और भी उग्र कर दिया। हाँ, देरी से बौखलाए अपहरणकर्ताओं ने 8 पुरुष यात्रियों को अलग किया, जिनमें 27 साल के रूपिन कात्याल भी थे, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहे थे। जब पायलट ने बिना फ्यूल के उड़ान भरने से मना कर दिया, तो डॉक्टर नाम के एक आतंकवादी ने रूपिन कात्याल पर कई बार चाकू से वार किया। फ्लाइट इंजीनियर जब ये देखने गए तो वो कांपते हुए वापस आए और बोले, उन्होंने लोगों को मार डाला है। और ये इस संकट का टर्निंग पॉइंट था। अब ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये एक हत्या का मामला बन गया था। बिल्कुल। अब पायलटों के पास कोई विकल्प नहीं था। अपहरणकर्ताओं ने 30 से 0 तक की उल्टी गिनती शुरू कर दी और धमकी दी कि अगर विमान नहीं उड़ा तो वे पहले पायलटों को और फिर एक एक कर सभी यात्रियों को मार देंगे। यहाँ कैप्टन शरण ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। उन्होंने लगभग खाली फ्यूल टैंक के साथ लाहौर के लिए उड़ान भरी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए।
मतलब कैप्टन को अंधेरे में प्लेन उतारना था। वो इतने नीचे आ गए थे कि उन्हें एक सड़क दिखी जिसे उन्होंने रनवे समझ लिया था, लेकिन आखिरी पलों में उन्हें असली रनवे दिखा और उन्होंने प्लेन को सुरक्षित उतार लिया। अविश्वसनीय, बिना लाइट्स के। हाँ, जैसे ही वो उतरे उनका दाहिना इंजन बंद हो गया क्योंकि उसमें फ्यूल खत्म हो चुका था। ये सिर्फ पायलट की स्किल और हिम्मत थी जिसने उस रात कई जानें बचाईं। लेकिन पाकिस्तान तो इस मामले से दूर रहना चाहता था। बिल्कुल। उन्होंने घायल यात्रियों को उतारने से साफ मना कर दिया और प्लेन को जल्द से जल्द अपने एयर स्पेस से बाहर भेजना चाहा। वहां से विमान दुबई गया, जहां फ्यूल के बदले 27 यात्रियों, ज्यादातर महिलाओं और बच्चों, घायलों और रूपिन कात्याल के शव को उतारा गया। रूपिन की पत्नी जो विमान में ही थी, उन्हें तब तक पता भी नहीं था कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। और आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा, जो उस समय तालिबान के कंट्रोल में था। और कंधार में उतरते ही पूरा खेल बदल गया। अब बातचीत सिर्फ अपहरणकर्ताओं से नहीं बल्कि एक ऐसे शासन यानी तालिबान से भी होनी थी जिसे भारत सरकार मान्यता नहीं देती थी। कैप्टन शरण के शब्द थे जब उन्होंने तालिबानी लड़ाकों को अपहरणकर्ताओं की तरफ देखकर हाथ हिलाते देखा। अंदर भी अपहरणकर्ता और बाहर आतंकवादी। भारतीय कमांडोज जो बातचीत करने वाली टीम के साथ गुप्त रूप से कंधार पहुंचे थे, वो तालिबान की मौजूदगी के कारण पूरी तरह से असहाय हो गए। हाँ, तालिबान ने प्लेन के चारों तरफ ऐसी पोजीशन ले रखी थी जो सुरक्षात्मक कम और आक्रामक ज्यादा लग रही थी। किसी भी तरह की कमांडो कार्रवाई का विकल्प लगभग खत्म हो चुका था। और यहीं पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगे रखी। 35 आतंकवादियों की रिहाई। हाँ, और उसमें मुख्य नाम था हरकतुल मुजाहिदीन के महासचिव मौलाना मसूद अजहर का। साथ ही 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एक अन्य आतंकवादी का शव भी मांगा। और बाद में ये भी पता चला कि मुख्य अपहरणकर्ता असल में मसूद अजहर का छोटा भाई था। तो उनकी मुख्य मांग मसूद अजहर की रिहाई थी। उस समय ये नाम कितना बड़ा था। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस वक्त के आतंकवाद का एक बड़ा चेहरा था। अजहर सिर्फ एक लड़ाका नहीं बल्कि एक विचारक और एक जबरदस्त मोटिवेटर था। मतलब वो कोई कमांडर नहीं था, लेकिन हाँ, वो हजारों लोगों का कमांडर नहीं था, लेकिन वो बहुत कम संख्या में लोगों को ऐसी क्रूरता और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सकता था जैसा शायद ही कोई और कर सकता था। उसे 1994 में गिरफ्तार किया गया था। अच्छा। और उसे छुड़ाने की कई नाकाम कोशिशें पहले भी हो चुकी थीं। उसे छुड़ाने का मतलब सिर्फ एक कैदी को आजाद करना नहीं था, बल्कि एक पूरे आतंकवादी आंदोलन को फिर से खड़ा करने के लिए उसका सबसे बड़ा रणनीतिकार सौंप देना था। इस बीच भारत में सरकार पर दबाव आसमान छू रहा था। हाँ, रूपिन कात्याल के अंतिम संस्कार की तस्वीरें टीवी पर लाइव चल रही थीं। यात्रियों के गुस्साए परिवारों ने विदेश मंत्री जसवंत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धावा बोल दिया और वो सरकार से किसी भी कीमत पर यात्रियों की सुरक्षित रिहाई की मांग करने लगे। और प्लेन के अंदर का क्या हाल था? 8 दिन एक बंद ट्यूब में, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार शुरू में तो बहुत डर था, लेकिन धीरे धीरे डर की जगह एक अजीब सी थकान और अनिश्चितता ने ले ली। शौचालय ओवरफ्लो हो रहे थे, खाना और पानी लगभग खत्म हो चुका था। एक यात्री ने बताया कि उनके बहनोई ने 8 दिनों में सिर्फ एक बार खाना खाया। हाँ, और अपहरणकर्ता भी लगातार चौकस थे, लेकिन 8 दिनों तक 180 लोगों को बंधक बनाए रखना उनके लिए भी थका देने वाला था। यात्रियों ने एक दूसरे को सहारा देना शुरू कर दिया था। वो एक तरह का अस्थायी समाज बन गया था जो हर पल मौत के साए में जी रहा था। बिल्कुल। एक पॉइंट पर तो एक यात्री ने हिम्मत करके कहा, बहुत हो गया, तुम्हें विमान को उड़ाना है उड़ा दो, किसी को मारना है मार दो, लेकिन अब इसे खत्म करो। बातचीत के कई दौर चले। एक समय ऐसा भी आया जब अपहरणकर्ताओं ने महिलाओं और बच्चों को रिहा करने पर सहमति जताई, लेकिन फिर बातचीत टूट गई। हाँ, और उन्हें वापस उनकी सीटों पर भेज दिया गया। यात्रियों को लगा कि अब उन्हें एक एक करके मार दिया जाएगा। विमान में मौत का सन्नाटा छा गया था। लेकिन फिर कुछ घंटों बाद अपहरणकर्ता वापस आए और कहा कि भारत सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। 8 दिनों की कैद, प्लेन के अंदर बिगड़ते हालात और जबरदस्त पब्लिक प्रेशर के बाद भारत सरकार को झुकना पड़ा। और सभी बंधकों की रिहाई के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने पर सहमति बनी। ये 3 आतंकवादी थे, मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्री खुद इन 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार गए। बंधुकों को रिहा कर दिया गया और वे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनका नायकों जैसा स्वागत हुआ।
लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी कीमत चुकानी पड़ी। अगर हम इस रिहाई के परिणामों को देखें तो वे विनाशकारी थे। हाँ, बिल्कुल। मसूद अजहर ने पाकिस्तान लौटकर जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया। ये वही संगठन है जो 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के लिए, पठानकोट और पुलवामा हमलों के लिए भी। हाँ, 2016 में पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 में पुलवामा हमले के लिए भी जिम्मेदार है। और उमर शेख? उमर शेख, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उसका नाम 9/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक, मोहम्मद अता को पैसा भेजने में सामने आया। बाद में उसे अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। और तीसरा, मुश्ताक अहमद जरगर। उसने भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने आतंकी संगठन को फिर से एक्टिव किया और कश्मीर में आतंकवाद को और भड़काया। मतलब ये फैसला सिर्फ 189 लोगों की जान बचाने के बारे में नहीं था, इसके दूरगामी और वैश्विक परिणाम हुए। स्रोत में एक विशेषज्ञ ने इसे भारत के लिए सबसे खराब स्थिति कहा है। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि उस वक्त जब मीडिया का इतना दबाव हो और देश के लोग अपने प्रियजनों की वापसी की मांग कर रहे हों, तो कोई भी सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती थी।